हेलो दोस्तों, मैं नीरज RDS हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने पॉलिटी के विषय में चर्चा की थी। ये पॉलिटी का तीसरा पार्ट है। कल हमने आम चुनाव की चर्चा की थी कि भारतीय संविधान में और भारतीय संविधान में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, किन किन ने मांग उठाई। कल मैंने जो भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बताया था, तो वहाँ पूर्वी पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश का नाम था, मैंने गलती से पश्चिमी पाकिस्तान बोल दिया था, वहाँ पूर्वी पाकिस्तान है। आज हमें पढ़ना है, उद्देश्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत हो गया था 1947 जनवरी 1947 में। आज हम पढ़ेंगे प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। 29 अगस्त 1947, कब? 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसे प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट कमेटी, तीनों नाम इसी के हैं। और इसका जो रफ ड्राफ्ट, प्रारूप समिति का रफ ड्राफ्ट खाका BN राव ने तैयार किया था। BN राव के बारे में बताया था मैंने। इन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी और म्यांमार के संविधान के निर्माण में इन्हें बहुत बड़ा योगदान दिया था और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति या ड्राफ्ट कमेटी में 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? 7 सदस्य थे। इनके अध्यक्ष जो थे वो थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर हम चर्चा करें थोड़ी सी, तो मैंने कल बताया था आप लोगों ने कि भीमराव अम्बेडकर पहले मुंबई से चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं, फिर बांग्लादेश के जैसरकुल्ला से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, मुस्लिम लीग की तरफ से लड़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो चला जाता है पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। लेकिन बाद में S जयकर को मुंबई से इस्तीफा दिवाकर BN राव पुनः इन्हें मुंबई से चुनाव लड़ाते हैं और ये सदस्य बनते हैं। भीमराव अम्बेडकर को सब ज्ञात था कि पाकिस्तान का निर्माण होना है, इसलिए उन्होंने सन 1940 में ही भीमराव अम्बेडकर ने 1940 में ही उनकी एक पुस्तक आई थी, पाकिस्तान पर विचार। मतलब सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें पता था कि पाकिस्तान बनेगा आगे चलकर, इसलिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सन 1940 में। विभाजन हुआ 1947 में, लेकिन उन्हें पता था कि विभाजन होगा, इसलिए उन्होंने 1940 में ही पुस्तक लिख दी थी, पाकिस्तान पर विचार। एक पुस्तक और उनकी सबसे प्रसिद्ध है, हिंदू धर्म की पहेलियां। कौन सी? हिंदू धर्म की पहेलियां। दूसरे इनके सदस्य रहे हैं N गोपाल स्वामी अयंगर। कौन? N गोपाल स्वामी अयंगर। पहले सदस्य कौन थे? अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। दूसरे कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे रहे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य रहे हैं मोहम्मद सादुल्ला, ये मुस्लिम लीग की तरफ से थे। कौन से? मोहम्मद सादुल्ला। फिर कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, KM मुंशी। नाम पूरा क्या है? कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, KM मुंशी। छठवें सदस्य कौन हुए हैं? DP खेतान। इससे पहले TT कृष्णामाचारी थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद DP खेतान को क्या बनाया गया? इसका सदस्य बनाया गया। फिर आए हैं 7वें सदस्य BL मित्तल। कौन? BL मित्तल। N माधवराव पहले इसके सदस्य थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इसके बाद BL मित्तल को क्या बनाया गया? इसका सदस्य बनाया गया। तो प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। याद करने आते हैं एग्जाम में। पहले अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर थे, दूसरे N गोपाल स्वामी अयंगर थे, तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, चौथे थे मोहम्मद सादुल्ला, 5वें थे KM मुंशी, 6वें थे DP खेतान और 7वें थे BL मित्तल। अब कहते हैं कि इसमें कौन से कांग्रेसी सदस्य थे, कौन से मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो सीधे सीधे मैंने अभी आपको बताया कि मोहम्मद जो सादुल्ला थे वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और प्रारूप समिति में जो 6 सदस्य और थे वो कांग्रेस के सदस्य थे। लेकिन बेसिक रूप से कहें, मूल रूप से कांग्रेस के जो सदस्य थे वो कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी थे, KM मुंशी थे। संविधान सभा, अगला देखिए, कितने? 6 कांग्रेसी सदस्य थे और 1 मुस्लिम लीग का सदस्य था। लेकिन बेसिक रूप से
कांग्रेस के जो सदस्य थे वो KM मुंशी थे। अब संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। अगर अंतिम बैठक 11 आते हैं, कहीं कहीं आपको 11 भी मिलेंगे, लेकिन जब अंतिम बैठक को अगर जोड़ दें तो कितने अधिवेशन हुए? 12। जो अंतिम बैठक हुई है वो 24 जनवरी 1950 को हुई है। कब हुई है? अंतिम बैठक जो हुई है वो 24 जनवरी 1950 को हुई है। इसलिए हम क्या कहते हैं, कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। अगला देखिए, संविधान सभा में पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन कुल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। अब टोटल संविधान सभा की जब बैठक हुई, पहली बैठक हुई, तो उसमें टोटल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 9 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन उस पूरी संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। लेकिन पहली महिला जो थी, पहली मुस्लिम महिला थी, जो एक मुस्लिम महिला थी, वो कौन थी? बेगम अयाज रसूल। कौन थी? बेगम अयाज रसूल। अब देखते हैं अगला। हमें पता है कि भारतीय संविधान जो आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, कुंजी भारतीय संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, उसमें 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर दिया। पूरी तरह से उसमें समर्पित हो गए हम। लेकिन ये 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। इसके केवल 16 अनुच्छेद ही पहले लागू किए गए। कितने? 16 अनुच्छेद ही लागू किए गए। 16 अनुच्छेद लागू हुए, अर्थात ये आंशिक रूप से लागू हुआ। क्या हुआ? अर्थात ये आंशिक रूप से लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तब इसे क्या किया गया? आंशिक रूप से लागू कर दिया गया और इससे विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब विधि दिवस मनाने के लिए किसकी एडवाइस पर इसे विधि दिवस के रूप में मनाया गया? तो किसी की एडवाइस पर मनाया गया, तो लक्ष्मीमल सिंघवी। नाम लिख लीजिएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी। तो जो लक्ष्मीमल सिंघवी थे, उन्होंने इसे विधि दिवस के रूप में लागू किया। अब इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। इसमें कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 16 अनुच्छेद। और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। अब 26 जनवरी 1950 को ही इसे पूर्णतः क्यों लागू किया गया था? कारण है क्योंकि 26 जनवरी 1930 के ही दिन जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगे को फहरा दिया था। घटना फिर से सुनिए। 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी के दिन, हम 15 अगस्त को तो हम आज़ाद हो चुके थे, लेकिन लागू अब 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया था? तिरंगे को फहरा दिया था। इसलिए 26 जनवरी 1949 को ही भारत का संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया। और विधि दिवस किसके रूप में, किसकी सलाह पर मनाया गया? लक्ष्मीमल सिंघवी की एडवाइस पर, इस सलाह पर विधि दिवस के रूप में मनाया गया। आज मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। कितने? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग। चर्चा किस किस के बारे में अपन ने कर ली है? प्रारूप समिति के विषय में चर्चा की। कौन मुस्लिम सदस्य थे, कौन कांग्रेसी सदस्य थे, कितने अधिवेशन हुए, कितनी महिलाएं थीं, कौन महिलाएं मुस्लिम थीं, और 26 नवंबर 1949 को हमने क्या कर लिया? इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया और इसे विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाने लगा। आगे चलते हैं। जब ये लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो अनुच्छेद 393 में, अब कोई आपसे एग्जाम में पूछता है कि भारतीय संविधान का शीर्षक कौन से अनुच्छेद में, तो आप सीधे लगा देंगे अनुच्छेद 1 में। नहीं, भारतीय संविधान का जो शीर्षक है भारत का संविधान, वह अनुच्छेद 393 में है। और जो 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को, अनुच्छेद उससे जो 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, कब लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को। वो अनुच्छेद 394 के तहत लागू हुए थे। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 394 के तहत। लेकिन जब तक भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 तक, जब तक पूरे अनुच्छेद लागू नहीं हुए थे, तब तक भारत का संविधान कैसे चला है? भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक।
के आधार पर। कैसे चला है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से चला है। ठीक। इसी समय जब भारत की संविधान सभा बनकर तैयार हो गई तो कटाक्ष करना तो बनता था। अंग्रेज चिढ़ते थे, अंग्रेज जानते थे कि अगर भारत में अंतरिम सरकार का निर्माण हो गया, भारत में संविधान सभा का निर्माण हो गया तो ये अपने शासन व्यवस्था के लिए हम पर निर्भर नहीं होंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने तुरंत कटाक्ष किया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि विंस्टन चर्चिल की 1945 में सरकार गिर जाती है और लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है और वो भारतीय को अंतरिम सरकार बनाने के लिए क्या कर देते हैं? मान्यता दे देते हैं। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने तब कटाक्ष करते हुए कहा, संविधान सभा को एक जातिगत संस्था कहा। क्या कहा? एक जाति की संस्था है। जाति संस्था मतलब कुछ प्रभुत्व संपन्न वर्ग और पढ़े लिखे वर्गों की एक संस्था है। साइमन ने भी इस विषय में कहा कि संविधान सभा एक हिंदू संस्था है। क्या है? संविधान सभा एक हिंदू संस्था है। ये सीधे सीधे सांप्रदायिकता फैलाने का एक कारण था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए किया गया था कि जब हम कहेंगे कि ये हिंदू संस्था है, एक जाति की संस्था है, तो सीधे सीधे पाकिस्तान के निर्माण की भावना और तेज प्रबल हो जाएगी। लेकिन ग्रेनवेल ऑस्टिन, जिसे आप जी ऑस्टिन कहते हैं, ग्रेनवेल ऑस्टिन ने कहा भारतीय संविधान की आधारशिला, जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी, कौन सी? भारतीय संविधान की आधारशिला पुस्तक लिखी, तो सीधे सीधे स्पष्ट हो गया कि भारत का संविधान, भारत का एक दस्तावेज, भारत की क्या है? आधारशिला है। आगे चलते हैं। जब इसकी अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, कब होती है? 24 जनवरी 1950 को क्या होती है? अंतिम बैठक होती है। और बैठक में राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर जी की तारीफ, अंतिम बैठक होती है क्योंकि प्रारूप समिति का निर्माण हो चुका था। प्रारूप समिति का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, 63 लाख रुपए लगे, 114 दिन बहस चली, 114 बैठकें हुई और 60 देशों की यात्राएं की। इन सभी के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम बैठक में, कब बैठक हुई? 24 जनवरी 1950 को। जब 24 जनवरी 1950 को बैठक होती है और राजेंद्र प्रसाद बड़ी प्रसन्न मन से अंबेडकर जी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष का चुनाव करना मेरे लिए एक सबसे अच्छा कार्य था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष का चुनाव करना मेरे लिए एक सबसे अच्छा कार्य था तथा अंबेडकर जी की तुलना उन्होंने स्किल्ड पायलट से कर दी। किससे कर दी? स्किल्ड पायलट से कर दी। केवी राव ने अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा या जननी कहा। केवी राव ने अंबेडकर को क्या कहा? संविधान सभा का जनक या जननी कहा। संविधान में संशोधन का अधिकार, अब यहाँ कुछ तथ्य याद रखने हैं कि संविधान में संशोधन का अधिकार किसे प्रदान किया गया? केवल संसद को प्रदान किया गया। 13 मई 1952 में इसमें प्रथम बैठक होती है। अब कहते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को प्रथम बैठक हुई और 1951 में प्रथम संशोधन हुआ। ये संशोधन पहले हो गया, मतलब क्या है इसका? संशोधन इसलिए हो गया कि इसके पहले भी अंतरिम सरकार का निर्माण हो चुका था 1947 में, इसलिए बताया गया है। 13 मई 1952 को प्रथम बैठक होती है और 1951 में प्रथम संशोधन होता है और अंतिम बैठक में कुछ फैसले लिए जाते हैं। अंतिम बैठक में क्या होते हैं? कुछ फैसले लिए जाते हैं। पहला फैसला, संसद को अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। जो संसद का निर्माण हुआ था उसे अब स्वयं निर्णय लेने के लिए और अब वह स्वयं कार्य करेगी, इसलिए इसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। जन गण मन गान को स्वीकार किया गया। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। वंदे मातरम जो लिखा गया है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, उनकी आनंद मठ पुस्तक से। किससे? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। अब देखते हैं, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण कर लिया गया। क्या कर लिया गया? और राष्ट्रमंडल की सदस्यता को क्या कर लिया गया? क्या कर लिया गया? ग्रहण कर लिया गया। इसके बाद देखते हैं कुछ अन्य तथ्य, जैसे इसी से जुड़े हुए तथ्य हैं। कुछ अन्य तथ्य जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी किसे स्वीकार किया गया? अब भारत का राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प किसे स्वीकार किया गया, ये देखते हैं। तो राष्ट्रीय पुष्प जो है
भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अब कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। क्या है? मोर। इसे कहते हैं पावो क्रिस्टेटस। क्या कहते हैं? पावो क्रिस्टेटस। 1962 में से राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस लिन्यास। 1973 में से राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय फल है आम। आम को क्या कहा गया? मैगीफेरा इंडिका। इसे 2006 में राष्ट्रीय फल घोषित किया गया। फिर राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंथालेंसिस। फिर है राष्ट्रीय नदी गंगा। इसे राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। अब आता है राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगेटिका। प्लाटानिस्टा गैंगेटिका। 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। और राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफास इंडिका। इसे 1992 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। तो जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन कमल। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर। मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ का नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस लिन्यास। राष्ट्रीय फल क्या है? आम, मैगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद, फाइकस बेंथालेंसिस। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। कब इसे स्वीकार किया गया? 4 नवंबर 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गैंगेटिका। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी, एलिफास इंडिका। आज के लिए बस इतना ही। कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए घर पर रहें और मास्क लगाए रहें और सैनिटाइज़र का बार बार उपयोग करें। ये महामारी से बचने का एक ही उपाय है, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। अगर आपको पॉलिटी की ये सभी सीरीज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।